नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज अपन पढ़ते हैं खरपतवार नियंत्रण। ये अपना चैप्टर नंबर 4 है और 4 का चैप्टर नंबर का तीसरा पार्ट है। इसमें अपन आज पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण, वीड्स का कंट्रोल कैसे किया जाता है। अभी अपन ने खरपतवारों का वर्गीकरण पढ़ा था, खरपतवारों की विशेषताएं पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर के अंदर। अब अपन इनका नियंत्रण पढ़ेंगे कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, खरपतवारों का नियंत्रण भौतिक विधि, यांत्रिक विधि व जैविक विधियों के माध्यम से किया जाता है। अपन इस चैप्टर में तीनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ में शाकनाशियों के जो वर्गीकरण है उसके बारे में पढ़ेंगे और कौन सी कितनी मात्रा में शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है वो सब पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहले अपन लेते हैं भौतिक विधि या यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण। इसमें पहला है हाथ से उखाड़ना। हैंड पिकिंग के माध्यम से अपन खरपतवारों का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। जैसे अपना खेत है, खेत के अंदर खरपतवार है, अगर अपना सीमित क्षेत्र है तो वहाँ पर हाथ से खरपतवारों को एक एक को उखाड़ के आप अलग कर सकते हैं। ये एक विधि केवल छोटे क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसे लाइक एज गृह वाटिका के लिए ये विधि सबसे उपयुक्त है, या आपका पौधशाला वाला कोई क्षेत्र है छोटा तो उसके लिए ये विधि उपयुक्त है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं निराई करना। आप कुदाली के माध्यम से या खुरपी यंत्र के माध्यम से छोटे क्षेत्रों में इस प्रकार से, जैसे किसान भाई ये निराई कर रहे हैं, उस प्रकार से निराई आप कर सकते हो, खरपतवारों को अलग कर सकते हो। लेकिन इसमें रिस्क ये रहता है कि फसल की जड़ कटने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन छोटे क्षेत्रों के लिए ये विधि भी काफ़ी प्रभावशाली हुई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गुड़ाई करना। खुरपी या हैंड हो यंत्र होता है, हैंड हो, इस यंत्र के माध्यम से आप छोटे क्षेत्रों की गुड़ाई आसानी से कर सकते हैं, जिसमें मिट्टी को गुड़ा के, मतलब नीचे से थोड़ा हल्का सा खोद के और फिर खरपतवार को हाथ से दूसरे हाथ से अलग किया जाता है दोस्तों, जैसा कि इस चित्र में आपके सामने दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं कर्षक क्रियाओं के माध्यम से। कर्षक क्रियाओं के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण कैसे कर सकते हैं आप। जैसे कोई क्षेत्र है तो बारानी क्षेत्र है तो उसमें डीप प्लाउजिंग करें, आप गहरी जुताई करें और खेत को खुला छोड़ दें। साथ साथ में पाटा लगाएं और भूमि को समतल बना दें। अगर ज़्यादा खरपतवार हैं तो आप रैक की सहायता से उनको इकट्ठा कर लें और एक साइड में लेके जला सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन जलाना। जो अकृषिगत क्षेत्र है या रेलवे लाइन के आसपास का क्षेत्र है तो वहाँ पर खरपतवारों में बीज बनने से पूर्व ही केरोसिन तेल डाल के या अन्य ज्वलनशील पदार्थ डाल के खरपतवारों को जला के नष्ट कर देना चाहिए। या थोड़ा सा जब खरपतवार सूख जाते हैं, अपनी वानस्पतिक वृद्धि पूरी कर लेते हैं, उसके बाद में आप खरपतवारों में आग लगा सकते हैं, बर्निंग कर सकते हैं, जला के इस प्रकार से आप खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन पानी भरकर। जिन क्षेत्रों में पानी की काफ़ी उपलब्धता रहती है उन क्षेत्रों के अंदर आप खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी भर दें, ताकि उन खरपतवारों की जड़ों में श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी और पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उस जगह आप इस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं कि खेत में आवश्यकता से अधिक पानी 10 से 15 दिन तक आप भर के रखें। उससे खरपतवारों की जड़ों के श्वसन रुक जाता है और प्लांट भी साथ साथ में मर जाता है, मतलब। तो इस प्रकार से आप नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों पलवार के माध्यम से। पलवार या मल्चिंग क्या होता है। भूमि की ऊपरी सतह को कवर करना या ढकना पलवार या मल्चिंग कहलाता है। यह कार्य आप फसल अवशेष के माध्यम से, डंठल के माध्यम से या पॉलीथीन सीट के माध्यम से भूमि की ऊपरी सतह या खेत की ऊपरी सतह को ढककर कर सकते हैं। उससे क्या होता है, नमी, प्रकाश और वायु रुक जाती है, जिससे खरपतवार अपनी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। जैसा इस प्रकार से आप मल्चिंग कर सकते हैं, प्लांट के आसपास में आप लगा सकते हैं। इसमें नए खरपतवारों की वृद्धि भी नहीं होगी, नहीं इनको पानी मिलेगा, जिससे खरपतवार की वृद्धि नहीं होगी। तो आप मल्चिंग के माध्यम से इफेक्टिव खरपतवार कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट मृदा सोलरीकरण या सोलराइजेशन। आप क्या करें, अपने खेत को पॉलीथीन मल्च के माध्यम से ढक दें इस प्रकार से। इससे क्या होगा, पॉलीथीन के अंदर तापमान क्या होगा, अधिक बढ़ेगा, मतलब जो सामान्य तापमान है उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर वापस बाहर नहीं निकल पाएगा। वायु की इस जगह क्या रहेगी, कमी रहेगी। तो ज़्यादा हीट के कारण मृदा में उपस्थित खरपतवारों के बीज क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं, और हानिकारक जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या इससे नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों रासायनिक खरपतवार नियंत्रण। अब सबसे पहले तो ये जानेंगे कि रासायनिक खरपतवार नियंत्रण होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। वे रसायन जिनका उपयोग
खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है या खरपतवारों की वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, उन्हें शाकनाशी या खरपतवारनाशी या वेडिसाइड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अपन इनका वर्गीकरण आगे से पढ़ेंगे। देखिए शाकनाशियों का वर्गीकरण, और इसमें सबसे पहला शाकनाशी है सेलेक्टिव हर्बिसाइड या वर्णात्मक शाकनाशी। सेलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब होता है वे शाकनाशी जो केवल सेलेक्टेड प्लांट को ही मारते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट को ही क्या होता है मारते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कौन सा 2,4-D। 2,4-D एक ऐसा शाकनाशी है जो केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ही क्या करता है, नष्ट करता है। ये 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ही नष्ट करता है, बाकी खरपतवारों को ये किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसको सेलेक्टिव हर्बिसाइड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं अवर्णात्मक शाकनाशी या नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। ये वे रसायन होते हैं जो किसी भी पौधे के संपर्क में आने के बाद में उसको नष्ट कर देते हैं। जैसा कि आप उदाहरण देख सकते हैं, डाइक्वाट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पैराक्वाट और राउंड अप या ग्लाइफोसेट नामक एक हर्बिसाइड आता है, उसका नाम व्यापारिक नाम है राउंड अप। तो ये तीनों हर्बिसाइड उस प्रकार के हैं जो नॉन सेलेक्टिव हैं, किसी भी पौधे के ऊपर गिर जाते हैं, इवन फसल के ऊपर भी गिर जाते हैं तो उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये किसी सेलेक्टिव प्लांट को नहीं मारते, नॉन सेलेक्टिव होते हैं, किसी भी प्रकार के खरपतवार को चाहे एक वर्षीय हो, चाहे द्विवर्षीय हो, चाहे बहुवर्षीय हो, आसानी से नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं मर्दा सक्रिय और पत्तर सक्रिय शाकनाशी। ऐसे शाकनाशी जिनका उपयोग केवल बीज बुआई के समय या बीज बुआई से पहले मृदा के अंदर मिलाकर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, मर्दा सक्रिय शाकनाशी कहते हैं। सोइल फोलियर हर्बिसाइड के नाम से जाना जाता है, जिसका उदाहरण आपके सामने है एट्राजिन और साथ में पेंडामिथाइलिन। ये एट्राजिन और पेंडामिथाइलिन का प्रयोग बीज बुआई से पहले ही क्या कर लेते हैं, मृदा में मिलाकर किया जाता है। दूसरा क्या है, ये है पत्र सक्रिय शाकनाशी, मतलब वे शाकनाशी जिनका प्रयोग पत्तियों के ऊपर किया जाता है। जैसे पत्तियां कब होंगी, जब प्लांट बड़ा हो जाएगा, पौधे की 2, 4, 5 पत्तियां बन जाएंगी, तब इनका प्रयोग करते हैं, उसे पत्र सक्रिय शाकनाशी कहते हैं। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं पत्र सक्रिय शाकनाशी का, जैसे 2,4-D। 2,4-D क्या होता है, 2,4 डाइक्लोरोफिनोक्सिक एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम है। या इसके अलावा जैसे आइसोप्रोट्यूरोन काम में ले सकते हैं आप। इसकी साथ साथ सल्फ्यूसल्फुरोन नामक आप शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं, जिनका उपयोग केवल पत्तियों के ऊपर किया जाता है, वो पत्तर सक्रिय शाकनाशी के नाम से जाना जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन संपर्क शाकनाशी व स्थानांतरण शाकनाशी। जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संपर्क शाकनाशी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। किसी भी पौधे का कोई भी भाग अगर शाकनाशी के संपर्क में आ जाता है तो वो नष्ट हो जाता है, चाहे जड़, तना, पत्ती, कोई भी भाग अगर किसी शाकनाशी अपन डाल रहे हैं या हर्बिसाइड जिसके ऊपर डाल रहे हैं और वो उसके संपर्क में आ गया तो वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर अपन ने संपर्क शाकनाशी का छिड़काव किया। संपर्क शाकनाशी का छिड़काव करने से मान लीजिए संपर्क शाकनाशी इस पत्ती के ऊपर आके गिरता है तो ये पत्ती क्या हो जाएगी, यहाँ से नष्ट हो जाएगी, लेकिन बाकी प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। इसे इसलिए कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड के नाम से जाना जाता है या संपर्क शाकनाशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं स्थानांतरण शाकनाशी। इसको ट्रांसलोकेटेड के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका यह है कि वे शाकनाशी जो पौधे के किसी भी भाग पर गिरने के बाद संपूर्ण पौधे के शरीर में फैल जाते हैं। जैसे यहाँ गिरा लेकिन पूरे सिस्टम में फैल गया पौधे के, इसका मतलब उसको बोलते हैं स्थानांतरण शाकनाशी। गिरा एक जगह था लेकिन हर जगह क्या हो गया, ये स्थानांतरित हो गया और पूरे प्लांट को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया या मार दिया मतलब। तो उसे क्या कहते हैं अपन, ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके उदाहरण कैसे हैं, जैसे संपर्क शाकनाशी का उदाहरण है आपका डाइक्वाट, पैराक्वाट और वीड ऑयल। ये संपर्क शाकनाशी हैं, इनका किसी भी भाग पे प्रयोग करने पर वो भाग ही नष्ट होता है। और अगर ट्रांसलोकेटेड की बात करें, जैसे कि आपके सामने है 2,4-D, ये आइसोप्रोटिरोन, सल्फ्यूसल्फ्यूरोन आदि दवाइयाँ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मर्दा जीवाणुनाशक व मर्दा धूमकनाशक शाकनाशी। वे शाकनाशी, कौन से शाकनाशी, वे शाकनाशी जो मर्दा
में खरपतवारों के साथ साथ जीवाणुओं को भी नष्ट करते हैं। क्या कहलाते हैं? मृदा जीवाणु शाकनाशी कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण है एट्राजीन। ये ऐसे रसायन होते हैं जिनके प्रयोग से हानिकारक बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं और साथ साथ में क्या, इसके साथ में खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं मृदा धूमकनाशी। जैसे कि मृदा धूमकनाशी कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड ये क्या करते हैं? श्वसन क्रिया को अवरुद्ध कर देते हैं। इसके साथ साथ में मिथाइल ब्रोमाइड, ये ऐसे रसायन हैं जो किसके काम में आते हैं? मृदा धूमकनाशी के काम में आते हैं, फ्यूमिगेंट के काम में आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं आगे शाकनाशी का प्रयोग करने का समय। ऐसे कौन कौन सा समय है जिसमें शाकनाशियों का प्रयोग करते हैं और खरपतवारों को नष्ट करते हैं? तो दोस्तों देखिए इसमें अलग अलग दे रखा है आपके क्या क्या है। बुआई या रोपाई से पूर्व इनको प्री सोविंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्री सोविंग हर्बिसाइड के नाम से जाना जाता है। मतलब यह है कि आप बीजों की बुआई कर रहे हो उससे पहले ही मृदा को शाकनाशी से उपचारित कर दो। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। मतलब पहले जब खेत की तैयारी करके आपने कंप्लीट किया है कि खेत में फसल अब बोने जा रहे हैं, उससे पहले ही आप मृदा में भुरकाव के माध्यम से या मतलब दूसरी सी ड्रिल के माध्यम से आप क्या कर दो? शाकनाशियों का प्रयोग कर दो। इसे किस नाम से जाना जाता है? प्री सोविंग के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे फ्लूक्लोरीन, फ्लूक्लोरीन का प्रयोग आप बीज बुआई से पहले ही करते हैं। इसे प्री सोविंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं आगे बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, मतलब प्री इमरजेंस का प्रयोग करना। बुआई के बाद मतलब आपने बीज की बुआई कर दी। क्या कर दी? बीज की बुआई कर दी। आपने बीज की बुआई करने के बाद बीज अंकुरित नहीं हुआ, मतलब उस 2 दिन के अंदर ही, जिस टाइम में न तो खरपतवार का अंकुरण हुआ है और न ही फसल का अंकुरण हुआ है, लेकिन आपने बीज की बुआई जमीन के अंदर भूमि में कर दी, तो उस समय आप क्या करोगे? आप शाकनाशियों का प्रयोग करोगे। और शाकनाशी का प्रयोग करने से इसको अपन बोलते हैं बुआई के बाद और अंकुरण से पहले, मतलब प्री इमरजेंस हर्बिसाइड के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आप ले सकते हैं पेंडामिथाइलिन, और इसके साथ साथ में आप दोस्तों ले सकते हैं एट्राजीन। इनका प्रयोग कर सकते हैं हम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंकुरण के बाद में प्रयोग करना। अंकुरण के बाद में प्रयोग करने का मतलब है जब पौधे में 3 से 4 पत्तियां आ जाएं, जब पौधा 3 से 4 पत्तियां बना ले तब इस हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। या 30 से 35 दिन बाद में बुआई के इसका प्रयोग किया जाता है, जब पत्तियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, खरपतवार बाहर उग के आराम से सफलता से अपना वानस्पतिक वृद्धि पूरी कर रहा हो, तो उस टाइम में ऐसे शाकनाशियों का प्रयोग कर सकते हैं। और इनके उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसा कि 2,4-D का आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि चौड़ी पत्ती वाले पे करते हैं तो जब पत्तियां निकलेंगी तो ही तो इनका प्रयोग कर पाओगे आप। इसके बाद में आप 2,4-D के बाद में आप सल्फ्यूसल्फ्यूरोन का प्रयोग कर सकते हैं। सल्फ्यूसल्फ्यूरोन आइसोप्रोट्यूरोन का कर सकते हैं और अन्य शाकनाशी जिनको बाद में दिया जाता है उनका सबका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं ले बाई प्रयोग। ले बाई प्रयोग का मतलब होता है जब अपन फसल की अंतिम गुड़ाई कर लें, अंतिम निराई गुड़ाई जब कर लेते हैं तो उसके बाद में जब शाकनाशियों का प्रयोग किया जाता है लगभग 30 से 35 दिन बाद में बुआई के, तो उसको क्या बोलते हैं? ले बाई प्रयोग के नाम से उसको जाना जाता है। और इसका उदाहरण मुख्य रूप से जैसा कि 2,4-D का उपयोग या 2,4-D का उपयोग बुआई के बाद में करते हैं। कब करते हैं? ले बाई प्रयोग के रूप में जब फसल की अंतिम निराई गुड़ाई हो जाए उसके बाद में प्रयोग करते हैं। दोस्तों 2,4-D का पूरा नाम जैसा कि मैंने बताया आपको 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन शाकनाशियों का वर्गीकरण में। आप देखिए कितनी मात्रा में शाकनाशियों का प्रयोग करें, कौन सी फसल में करें, इन शाकनाशियों को व्यापारिक नाम से क्यों संबोधित किया जाता है और किस व्यापारिक नाम से ये बाजार में उपलब्ध हैं, किस रासायनिक नाम से आपको मिलेंगे। तो इस टेबल में मैंने हर चीज़ से आपको शो की है। जैसा कि आप 2,4-D ये क्या है? एक प्रकार का इथाइल एस्टर है और इसको विडर
या वेडरमार या प्लांट गार्ड के नाम से मिलता है बाजार में। इसका जो व्यापारिक नाम है वो इसीलिए लिखा गया है, वेडरमार या प्लांट गार्ड के नाम से आपको बाजार में मिल जाएगा। जिस दुकान पे आपको बाकायदे किसानों को सीड मिलता है और रासायनिक पदार्थ जैसे शाकनाशी हो, चाहे बीजोपचार वाला सामान हो, चाहे उर्वरक हो, वो मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा ये। लेकिन आप अगर वहाँ जाके कहोगे कि 2,4-D दो हमें, तो 2,4-D नहीं मिलेगा वहाँ पर। आप कहोगे वेडरमार या प्लांट गार्ड के नाम से दोगे, तो ये उसका क्या है, व्यापारिक नाम है। 2,4-D का प्रयोग चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रण हेतु किया जाता है। और किस में किया जाता है दोस्तों? गेहूं में किया जाता है। कब किया जाता है? बुआई के 30 से 35 दिन बाद में। जब आप गेहूं की बुआई कर दो, उसके 30 से 35 दिन बाद 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। कितनी मात्रा में करें? सक्रिय तत्व की मात्रा है इसमें 0.50, मतलब क्या है, 500 ग्राम 1 हेक्टेयर के अंदर आप प्रयोग करें दोस्तों। बुरखाव के माध्यम से प्रयोग करें। कब करें? 30 से 35 दिन बाद में प्रयोग करें, इसका समय दे रखा है। ऐसा ही एलाक्लोर है, तो एलाक्लोर का व्यापारिक नाम है लासो, आपको लासो के नाम से मिलेगा। इसका प्रयोग करेंगे आप सोयाबीन और मक्का में। कितने मात्रा में करेंगे? 2 से 2.5 किलो, मतलब 2 से 2.5, और रोपाई के 3 से 7 दिन बाद में। जब सोयाबीन और मक्का की फसल 2 से 7 दिन की हो जाए, उसके बाद में इसका प्रयोग करना है। एट्राजिन, एट्राजिन क्या है? एट्राफेट है, एट्राटेप के नाम से इसको जाना जाता है। मक्का तथा गन्ना में इसका प्रयोग किया जाता है। कितना करें प्रयोग? मतलब 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। कब करें? अंकुरण से पूर्व। आपने बीज की बुआई तो कर दी, लेकिन उसका अंकुरण नहीं हुआ, तो उस टाइम में किसका प्रयोग कर दें आप? एट्राजिन का प्रयोग कर दें दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उसी प्रकार, जैसे ब्यूटाक्लोर, इसका नाम है मैचेटी। मैचेटी के नाम से ये आपको मार्केट में मिलेगा। और मैचेटी किस में प्रयोग करते हैं दोस्तों? धान में प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है? 1 से 1.5 kg मतलब प्रयोग किया जाता है। कब करते हैं इसका मैचेटी का प्रयोग? जब रोपाई के 3 से 7 दिन हो जाएं, उसके बाद में आप इसका प्रयोग करें। क्लोमाजेनुल, ये इसका सोयाबीन में प्रयोग करते हैं और अंकुरण से पूर्व प्रयोग करते हैं। डाईयूरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें प्रयोग किया जाता है? ये कपास में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? डाईयूरोन का प्रयोग किसमें किया जाता है? कपास में। इसको डाईटर के नाम से जाना जाता है। और ये 50 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर इसका प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? अंकुरण से पूर्व करते हैं दोस्तों। आगे बात करें फ्लूक्लोरिन, फ्लूक्लोरिन का दूसरा नाम क्या है? बेसालिन। देखिए, आपको ये व्यापारिक नाम याद ही करने होंगे दोस्तों, क्योंकि व्यापारिक नाम से ही आपको मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा। और कब कहाँ प्रयोग करते हैं? तिलहनी और दलहनी फसलों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और बुआई से पूर्व मृदा में मिलाकर इसका प्रयोग करें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लाइफोसेट, जिसको राउंड अप के नाम से जाना जाता है। और ये अकृषिगत क्षेत्र कुल वनस्पति नष्ट हो जाती है। इसका ग्लाइफोसेट एक प्रकार का नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, जिसका प्रयोग अकृषिगत भूमियों में किया जाता है, क्योंकि यह सभी प्रकार के खरपतवारों को, पौधों को नष्ट कर देता है। तो इसका प्रयोग आप कितना? 0.3% का घोल बना के कर सकते हैं। अब 0.3% का घोल कैसे बनाएंगे आप दोस्तों? आपने लिया 1000 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी के अंदर आपने 3 kg ग्लाइफोसेट डाला, तो उसका घोल क्या बना? 0.3% का घोल बनेगा। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। कब करें? खरपतवार अंकुरण के उपरांत। जब खरपतवार उग जाए तो उसके बाद में प्रयोग करें किसका? ग्लाइफोसेट का। इमेजा था, फिर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस स्प्रूट के नाम से इसको जाना जाता है। सोयाबीन में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है और मूंगफली, उड़द, मूंग आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद में इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करें आइसोप्रोटीरोन। आइसोप्रोटीरोन का प्रयोग ज़्यादातर फेलरस माइनर या जो गेहूं का मामा खरपतवार होता है उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है। लेकिन आजकल वो भी क्या इसके प्रति काफ़ी ससेप्टेबल हो गया है, तो इसकी जगह आप सल्फ्यूसल्फुरोन का प्रयोग करते हैं। आइसोप्रोटीरोन का प्रयोग बुआई से 30 से 35 दिन बाद में, जब खरपतवार अच्छे से उग जाए, वानस्पतिक वृद्धि करने लगे, तब प्रयोग करें। तो आइसोप्रोटीरोन की जगह आप सल्फ्यूसल्फुरोन का प्रयोग कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से गेहूँ और घास के खरपतवार, मतलब जो भी ग्रेमिनी कुल के अंदर खरपतवार लगते हैं, उनमें सब में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। मेटाक्लोर तिलहनी फसलों के अंदर प्रयोग करें अंकुरण से पूर्व। और नीचे मेटसल्फुरोन और मेट्राविजन, इसका प्रयोग सोयाबीन, टमाटर और गेहूं के चौड़े पत्ते वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों सल्फ्यूसल्फुरोन। इसको लीडर के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से किस फसल में प्रयोग किया जाता है? गेहूं में प्रयोग किया जाता है। और कब प्रयोग किया जाता है? बुआई के 30 से 35 दिन बाद में।
और कितनी मात्रा में 0.25 से 0.30, मतलब इसकी क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में प्रयोग की जाती है, लेकिन काफ़ी इफेक्टिव हर्बिसाइड है ये शाकनाशी काफ़ी अच्छा शाकनाशी है जो आइसोप्रोटेन के स्थान पे आप काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के लाभ और हानियां। दोस्तों, रासायनिक विधि से खरपतवार नियंत्रण के आपको सबसे पहले बताता हूं मैं लाभ। अगर आपका काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, मतलब आपने 100-200 बीघे में खेती कर रखी है, तो उसमें आपको पता है कि भौतिक व यांत्रिक विधियों के माध्यम से आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते, तो आप दवाई छिड़क के या मतलब जो शाकनाशी आप प्रयोग में ले रहे हैं उनका बुरखाव करके आप जल्दी से जल्दी कंट्रोल इन पे पा सकते हैं, क्योंकि बड़ा क्षेत्र आपके पास है। दूसरी बात, मान लीजिए बारिश वाला समय है, जिस टाइम में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, मजदूरों को काम करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो ऐसे स्थान पर आप शाकनाशियों का प्रयोग करके और जल्दी से जल्दी मतलब खरपतवारों के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। साथ में क्या है, कुछ जैसे उबड़ खाबड़ भूमियाँ होती हैं तो वहाँ पर यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस जगह क्या आप रासायनिक खरपतवार नियंत्रण अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ में जैसे मान लीजिए आपके कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो कास्टी नेचर के द्विवर्षीय खरपतवार है, एक पर उखाड़ने के बाद दोबारा नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे खरपतवारों को रासायनिक विधियों के माध्यम से कंट्रोल करके नष्ट किया जाता है या नष्ट किया जा सकता है। आगे बात करते हैं अपन इनकी हानियाँ। रासायनिक विधियों से हानि ये एक है, क्योंकि एक तो ये पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण आदि का कार्य करते हैं, तो अपना जैविक खेती का जो सिद्धांत अपन लेके चल रहे हैं वो खराब होने की कगार पे जा सकता है। इसके साथ साथ में जैसे मान लो छोटा क्षेत्र है तो उनके लिए क्या पड़ता है, ये महंगा पड़ता है। किसान को इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है अभी तक, क्योंकि इसकी मात्रा निश्चित मात्रा में प्रयोग करनी होती है। कहीं ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर दे या कम मात्रा में प्रयोग कर दे तो वो नुकसान के लिए साबित हो सकता है। इसके साथ साथ में जैसे मान लो आपने किसी क्षेत्र के अंदर खरपतवारनाशी का प्रयोग कर दिया और उस क्षेत्र में कोई आवारा पशु मतलब चरने के लिए वहाँ पर आ जाता है और खा जाता है, तो उससे पशु की मौत भी हो सकती है। तो इस प्रकार से रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के क्या है, नुकसान भी हैं। तो दोस्तों, अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे इनके कुछ अभ्यास प्रश्न। थैंक यू।